मैंने हक और सच का साथ दिया। मैंने लोगों को वही बताया जो जानना उनका हक था। लोग अक्सर ये पूछते हैं, क्या इस मुल्क में सच बोलने की आज़ादी है? मैं बोलता हूँ, चाहे बढ़ जाए जितना भी अंधेरा, रोशनी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। आपको कोई भी कैद कर सकता है, लेकिन हक और सच का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। सच की आवाज़। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारा प्रोग्राम जो है, लास्ट हमने प्रोग्राम किया था जब IMF से मौजूदा हुकूमत का मुआहदा नहीं हुआ था। उस हवाले से बहुत सारी बातें थी। हमारे पास जो इकोनॉमिस्ट थे, एक्सपर्ट्स थे, उनकी बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। अब जबकि IMF से मुआहदा हो चुका है और इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि जी इस मौजूदा हुकूमत का, वैसे तो हम जब पूछते हैं कि मौजूदा हुकूमत का कारनामा क्या है, सबसे ये 14 महीने के अंदर मौजूदा हुकूमत ने क्या काम किया है, और जब हम ये पूछते हैं कि जी क्या काम किया है और आप जब जाएंगे इलेक्शन में, क्योंकि इलेक्शन का ज़माना भी आ गया है, तो इस 14 महीने में आप आवाम के पास क्या लेके जाएंगे। तो ये तो जुमला हमें सुनने को आता है कि जी हमने बड़ा काम किया है, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं कि टेबल वाइज बताएं हमें, तो हमें एक ही चीज़ मिलती है और वो ये मिलती है कि सबसे बड़ा कारनामा जो मौजूदा हुकूमत का है वो ये है कि उन्होंने IMF से एग्रीमेंट किया और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। हालांकि इससे पहले मौजूदा हुकूमत या इसाक डार साहब या वज़ीर आज़म ये भी कहते रहे हैं कि अगर IMF से मुआहदा नहीं हुआ, और कई एक्सपर्ट्स भी ये कहते रहे कि अगर IMF से मुआहदा नहीं हुआ तब भी हमारे पास प्लान B है और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। लेकिन बहरहाल मौजूदा हुकूमत इसको लेके आगे बढ़ रही है। अब इस एग्रीमेंट के नतीजे में आगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है वो ये है, और ये बात इसाक डार साहब ने भी कही है और वज़ीर आज़म ने भी कही है, कि IMF के साथ जो मुआहदा है हुकूमत का, अब आने वाली हुकूमत जो है वो केयर टेकर की होगी, और केयर टेकर क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF से मुआहदा नहीं कर सकते थे और बीच में इन अहम तरीन इंटरनेशनल एग्रीमेंट की ज़रूरत थी, चुनांचे कानून साजी की गई और केयर टेकर वज़ीर आज़म को ये इख्तियार दिया गया। लेकिन इसमें एक बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं, माहिरीन हैं, कि आपने IMF से जो मुआहदा किया है उसकी पासदारी करनी पड़ेगी, और मौजूदा हुकूमत भी ये कह रही है कि उसकी पासदारी करनी पड़ेगी, और अगर इस पासदारी को कहीं भी ब्रेक किया तो फिर IMF और पाकिस्तान के मुआहदे पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है और बहुत सारे मसाइल सामने आ सकते हैं। एक बहुत अहम पॉइंट्स जिसको हम समझना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में वो ये है कि ये बात सामने आई कि रियल इस्टेट्स और ज़राअत पर IMF चाहता है कि मौजूदा हुकूमत अपना प्लान दे कि वो टैक्स लगाया जाए। और आपको याद होगा नाजरीन, 76 साल की इस पूरी पाकिस्तान के इसमें शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में ज़रई टैक्स पे टैक्स लगाया गया था, लेकिन उसको कोई शरई अदालत जो है वो शरीयत कोर्ट ने शायद ये कहकर रद्द कर दिया था कि ये गैर इस्लामी है। बहरहाल ये यहाँ पर बात छोड़ते हैं, लेकिन अब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिमांड है हर लेवल की कि आप ज़राअत पे, एग्रीकल्चर्स पे टैक्स लगाएं आप खुद, और रियल इस्टेट्स पे तो आप खुद, ये IMF का शायद ऐलान है और उसका हुकूमत के लिए प्लान क्या है, लेकिन हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि कोई एग्रीकल्चर्स पे टैक्स नहीं लग रहा है, कोई रियल एस्टेट्स पे टैक्स नहीं लग रहा है। आज हमारे पास मेहमान है मियाँ जाहिद हुसैन, चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप। आपका बहुत सारा आपने ज्वाइन किया। मेरे पास दूसरे मेहमान हैं अहमद चुनाय, बिजनेसमैन, समाजी रहनुमा। आपका ये बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले आता हूँ सर, IMF एग्रीमेंट अभी जो हुआ है, क्या ये वाकई हम डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं, और दूसरा ये कि अगर नहीं होता तो क्या फिर हम डिफ़ॉल्ट में चले जाते। तीसरा
ये जो IMF एग्रीमेंट है, इसकी पासदारी आप कितनी अहमियत समझते हैं कि होनी चाहिए, और अगर नहीं हुए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? इस पे आता हूँ पहले। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डिफ़ॉल्ट से बच गए इस IMF के प्रोग्राम के होने से। यस। और अगर ये प्रोग्राम ना होता तो आज इस वक्त जो इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं, जो 38 थी, फिर 30 हुई और आज 26% पे है, तो ये इन्फ्लेशन जो है आज शायद ये 100% पे होती है अगर IMF का प्रोग्राम ना होता तो, और अगर हम लोग अल्लाह ना करे कि डिफ़ॉल्ट पे चले जाते। अच्छा, डिफ़ॉल्ट पे शायद आपने भी मुझसे पूछा कि जी कि अगर ये ना होता तो फिर क्या डिफ़ॉल्ट होता? मेरे ख्याल में फिर भी नहीं होता, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने जो इसमें एक बड़ा वाइज डिसीजन लिया था, ऑल्दो कि दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन और पेनफुल डिसीजन फॉर द पब्लिक, वो ये था कि इन्होंने तमाम इंपोर्ट को एक फ्रीज़ कर दिया था और वो होल्ड कर लिया था वो इस तरीके से कि इनका ये एस्टिमेशन थी कि हमारी टोटल इनकम जो होगी इस साल फॉरेन रेमिटेंस के ज़रिए और एक्सपोर्ट के ज़रिए वो कोई 52-54 अरब डॉलर की होगी। तो इन्होंने अपनी जो इंपोर्ट्स थी उसको वहीं पे फ्रीज़ कर दिया ताकि हमारा फर्दर करंट अकाउंट डेफिसिट ना होने पाए। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है कि हमें यहाँ पे शॉर्टेजेस का सामना भी देखना पड़ा, महंगाई का सामना भी करना पड़ा। तो वो एक उन्होंने उस तरीके से उसको होल्ड कर लिया था कि भाई हम अब ज़ाहिर है कि हमने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जा रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक उन्होंने स्टेप उठाया था। तो ये भी इसी वजह से डिफॉल्ट नहीं होता अगर ये एग्रीमेंट नहीं होता। हाँ। लेकिन बहरहाल एग्रीमेंट एक अचीवमेंट है, लेकिन ये कहना मौजूदा हुकूमत का कि ये अचीवमेंट ये है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा दिया, ये नहीं, बिल्कुल फैक्ट तो यही है ना। और किसने आपने अभी आप ये कह रहे हैं कि सर अगर डिफॉल्ट नहीं तो होता, क्या अगर एग्रीमेंट नहीं भी होता तब भी डिफॉल्ट तो क्या मैंने और आपने बचाया? इन्होंने ही बचाया ना जो बैठे हुए थे। अच्छा। और इन्होंने किस तरीके से बचाया कि जब इसहाक डार साहब वो नहीं उसको कर पा रहे थे तो फिर प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ उन्होंने उसको एंगेज किया, MD को, IMF के MD को, और एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा एंगेज किया और उनसे बात की। अब पता क्या है कि हमने प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर, जब इमरान खान साहब थे प्राइम मिनिस्टर, तो उस वक्त हमने बिट्रे किया IMF के साथ, अपने लिखे हुए एग्रीमेंट को हमने खुद वायलेट किया। अब प्राइम मिनिस्टर से ऊपर तो कोई नहीं है ना पाकिस्तान में, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव। तो जब आपका चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो उसको वायलेट कर रहा है तो अब आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है? लिहाजा मुआहदा तो हुकूमत से होता है। एग्जैक्टली। तो इस दफा फिर यही हुआ कि IMF ने आपको घास नहीं डाली और IMF आपको रगेदता रहा और इसका इंतजार करता रहा कि भाई आप अब सीरियस हो जाएं, क्योंकि देखिए हमारा मसला तो सीरियस ही होना है ना। कि अगर हम उसमें आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? जी सिगरेट छोड़ दो, वो कहते हैं जी चीनी छोड़ दो, वो कहते हैं चिकनाई छोड़ दो। सही। अच्छा, हम डॉक्टर से नुस्खा भी लिखवा के ले आते हैं, उसके बाद हम चिकनाई भी खाते हैं, हम सिगरेट भी पीते हैं और हम चीनी भी खा रहे हैं, डॉक्टर पे इल्जाम भी लगता है। हाँ, तो अब हमारा यही मसला था कि उन्होंने कहा कि ये चीजें जो हैं जब तक आप नहीं छोड़ोगे हम आपको नुस्खा नहीं लिख के देंगे। हाँ, तो इस वजह से जब हमारे प्राइम मिनिस्टेरियल लेवल के ऊपर, और प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि इसमें हमने आर्मी चीफ को भी एंगेज किया और इसमें अपने दोस्तों को भी हमने एंगेज किया, अमेरिका को भी एंगेज किया, अमेरिका को किया। लेकिन हमारे जो बड़े अहम दोस्त हैं, जिसमें चाइना है, जिसमें कतर है, जिसमें UAE है, जिसमें सऊदी अरब है, इनको जब हमने एंगेज किया, आर्मी चीफ को एंगेज किया, क्योंकि आर्मी एक कंटिन्यूटी की अलामत है, क्योंकि आपकी ये हुकूमत तो अब जा रही है और फिर आगे केयर टेकर गवर्नमेंट आनी है, फिर एक नई हुकूमत आनी है, तो 3 हुकूमतें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इस वजह से जब ये हमने सब लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया तो फिर IMF को ये यकीन तो आप क्रेडिट देते हैं सर? मैं 100% क्रेडिट 2 चीज़ों का दे रहा हूँ। एक तो उन्होंने इंपोर्ट को उस वक्त सप्रेस करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, दूसरे इस एग्रीमेंट को करके इन्होंने डिफ़ॉल्ट से बचाया, तीसरा इन्होंने अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो दाव पे लगा के मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। और ये यकीनन देखें ना, अब आप कल बिजली आप देखें 41.5 रुपये यूनिट हो गई है, जो अब नया 1 जुलाई से जो एप्लीकेबल होगा, जिसका कल नोटिफिकेशन हुआ है, तो 7 रुपये यूनिट बढ़ गई है। और उसमें टैक्स वैक्स मिला के अब बिजली जो है उसका बेस रेट आपको, यानी हायर यूजर्स के लिए 41.5 रुपये पर यूनिट होगा। अब इस यूनिट के तहत, इस प्राइस के तहत बिजली की ज़ाहिर कि आपकी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, आपका कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं चल सकती, इवन आप घर में भी पंखा इस तरह से चलाएंगे कि जैसे ये कोई सांप है, ज़ाहिर है कि उसका इतना बिल आएगा, आपको काटेगा वो।
तो ये फिर क्या है, देखिए ना, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, कि अगर हम ये सारा कुछ ना करते तो फिर डिफॉल्ट पे चले जाते, फिर शायद बिजली का यूनिट हमें 100 रुपए से ऊपर ये तकलीफ आवाम को बर्दाश्त करनी पड़ेगी डिफॉल्ट के लिए। अब इसमें हल क्या है, देखिए ना, ये तो पेनफुल डिसीजंस हैं। अब अवाम तो आज का पेन देख रही है ना, अवाम को कल की राहत इसमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि देखिए अब हमने इस वक्त हम 7,500 अरब रुपए तो सिर्फ हम जो हमारा इंटरेस्ट है वो साल का हम पे करते हैं, जो कि अगले साल ये हो जाएगा 9,000 अरब। ये हर साल हमारा जो इंटरेस्ट है, यानी हमारी जो टोटल इनकम है, यानी इस साल हमने 7,200 अरब रुपए का रेवेन्यू लिया एफबीआर ने, और 7,500 अरब हमने मार्कअप पे कर देना है। तो जो हमारी टोटल रेवेन्यू इनकम है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा ही हम उसको अब तो आप इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा रहे हैं IMF 22%। हाँ, तो अब बात यह है कि जिस तरीके से अब ये IMF ये एग्रीमेंट की पासदारी कितनी इंपॉर्टेंट है, कहीं ये अगर नहीं हुई तो आगे क्या होगा सर? अब इस पे मैं जरा बात करूं, जरा सा मैं उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, क्योंकि ये भी बैठे हुए हैं। आप क्या कहते हैं सर, वाकई इनका ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इन्होंने डिफॉल्ट से बचा लिया, या पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होता? बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, इसके लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो डिफॉल्ट नहीं होता। हाँ, वो अलग बात है कि ये एग्रीमेंट एक कामयाबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी इस बात से मुत्तफ़िक़ ज़रूर हूँ कि ये एक एग्रीमेंट एक कामयाबी ज़रूर है। देखिए, बात यह है कि कामयाबी तो हमारी जब हो गई जब पाकिस्तान की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस को अगर डिफरेंस लिया जाए तो वो तकरीबन $22 बिलियन का था, और उस इतने बड़े डिफरेंस को जो है वो कम कैसे किया जाए, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट ये है। अचीवमेंट ये है कि जहाँ हमारी एक्सपोर्ट भी 10% कम हुई, हमारी रेमिटेंसेस भी 10% कम हुई, और उसके बावजूद भी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट या डिफरेंस ऑफ पेमेंट है वो सिर्फ $2 से $2.5 बिलियन के दरमियान रहा। वो पिछले साल जो इंपोर्ट्स पे पाबंदियां लगी, जो एलसीज नहीं खुली, जो माल हमारे रुक गए, मैं समझता हूँ कि वो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी थी। यहाँ तकलीफ़ ज़रूर हुई, यहाँ थोड़ी सी इन्फ्लेशन भी उस मामले में बढ़ी, और यहाँ पर थोड़ी सी किल्लत भी कहीं कहीं मौजूद आ गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि हमने हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको तकरीबन बराबर कर दिया। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में होता नहीं है। ये हो जाने के बाद हमारे डिफ़ॉल्ट के जो चांसेस थे वो मिनिमाइज़ हो गए, और इसके बाद कामयाबी जो है वो IMF के साथ जो नेगोशिएशन हुई, और IMF ने एक 9 महीने का इंटरिम एग्रीमेंट हमारे साथ कर लिया, तो उसके नतीजे में जो $10-12 बिलियन की हमारी एड थी, जो मुख्तलिफ मद में आनी थी, डिपॉजिट्स की मद में आनी थी, क्लाइमेट चेंज की मद में आनी थी, वो आनी शुरू हो गई। मैं समझता हूँ कि कामयाबी इसलिए रुकी हुई थी कि जी IMF से ज़ाहिर है वो सब्जेक्ट टू था। देखिए, IMF हमें क्या सिखाता है? IMF हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है, और ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो हमें इस बात की तरफ ले जाता है कि हमारी गैर ज़रूरी स्पेंडिंग्स ना हो, गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स ना हो, हमारी यहाँ पे हर चीज़ रेगुलराइज हो, हमारी जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं, जो बेजा सब्सिडीज़ दी जाती हैं, जो मुख्तलिफ शोबे में दी जाती हैं, जिसकी एक छोटी सी मिसाल ये दे रहा हूँ कि दुनिया भर में फर्टिलाइज़र को गैस जो है वो $2, $2.5, $3, $3.25 में दी जाती है, हमारे पास आज भी 70 सेंट में दी जाती है। तो ये इतनी बड़ी सब्सिडी का जो फ़र्क है, इसको IMF निकालने की हमेशा बात करता है, और इसी वजह से आप हमारी इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स में इंक्रीज़ देख रहे हैं, स्वी गैस के रेट्स में इंक्रीज़ देख रहे हैं, हमारी दूसरी यूटिलिटीज़ बढ़ रही हैं। तो ये सारा लेकिन अभी देख रहे हैं कि गैस के सेक्टर में 400 अरब कम करने का प्लान जो है वो, देखिए, वो सर्कुलर डेट की बात है, वो कोई रेट कम नहीं कर रहे। 1600 से हम 1200 अरब पे जा रहे हैं सर्कुलर डेट, और मैं समझता हूँ ये एक अच्छी बात है कि ये सर्कुलर डेट जो है वो कम करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, जिसमें पहले ज़माने में आपने देखा था कि बोनस वाउचर्स भी थे, या फिर आपकी जो दूसरे ड्यूज गवर्नमेंट पे होते थे उसको कम, तो इसका मतलब ये प्लान अच्छा है ना सर? मैं समझता हूँ कि ये प्लान बेहतर है, सो गुड। पाकिस्तान की मईशत जिस तरफ जा रही ट्रैक पे चढ़ गई है, वो एक ट्रैक पे चढ़ गई है। मैं आगे बात करूंगा ज़ाहिर साहब, मैं ज़रा आता हूँ दो इम्पोर्टेंट। एक तो ये कि ये जो मुआहदे होते हैं इसकी पासदारी कितनी इम्पोर्टेंट है, एक तो ये, और दूसरा ये कि जी ये जो एग्रीकल्चर, आप तो हमेशा एग्रीकल्चर पे वो आपने बात की है और एनर्जी पे बात की है, और इस दफ़ा सोलर के हवाले से सुना है कि जी इंपोर्ट जो है वो उन्होंने फ्री कर दिए, ये क्या कर दिया है। तो ज़रा सा मुझे एक तो पासदारी पे ज़रा सा बताएं, और दूसरा ये कि जी एग्रीकल्चर्स पे और इस पे ये इनका मांगा है प्लान, और हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं, कैसे देखें? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक एग्रीमेंट्स का ताल्लुक है, ये स्टेट के एग्रीमेंट्स होते हैं, ये मेरे ज़ाती या किसी शहबाज शरीफ के ज़ाती एग्रीमेंट्स नहीं होते।
ये सॉवरन एग्रीमेंट्स होते हैं और इसकी गारंटर जो होती है वो स्टेट होती है, कि उन्होंने गारंटर होते हैं कि भाई ये एग्रीमेंट जो हमारा प्राइम मिनिस्टर साइन कर रहा है ये विद फुल अथॉरिटी कर रहा है, और कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए या जाए स्टेट उसको ऑन करेगी। ठीक है। तो जब हम ये, अच्छा फिर इसका पूरी दुनिया में इसको रिस्पेक्ट भी किया जाता है। जब हम ये वादे करके और ये एग्रीमेंट करके और फिर उसकी पासदारी नहीं करते और उनको ब्रेक करते हैं, तो ये दुनिया भर में कानूनी और इखलाकी दोनों तरह से इसको बहुत बुरा समझा जाता है और उसमें आपकी गुडविल ख़राब होती है। और वही हमने अभी IMF के एग्रीमेंट में देखा कि उन्होंने हमसे जो है वो पूरी नाक से लकीरें निकलवाई, और यही हमने अपने सऊदी अरब और अपना UAE वगैरह के सिचुएशन में भी हमने देखा कि उन्होंने भी कहा कि भाई आप पहले IMF से अपने मामलात को सीधा कीजिए। सिर्फ एक चाइना ऐसा दोस्त था कि जिसने हमारे जो कर्जे थे वो रोल ओवर इस दौरान में वो करते रहे, और उन्होंने, ठीक है, वो एक ऐसे दोस्त हैं हमारे कि वो मुश्किल वक्त में जैसी भी सिचुएशन हो वो हमारे काम आते हैं। तो जहाँ तक तो ये, लेकिन अगेन कसूर तो हमारा अपना है ना कि हम एग्रीमेंट करके फिर तोड़ते रहते हैं। दूसरी बात, आपने एग्रीकल्चर की बात की। ये पहली दफ़ा तोड़ा है हमने एग्रीमेंट, या इससे पहले भी IMF के हमने एग्रीमेंट की पासदारी? देखें, बात यह है कि एग्रीमेंट पहले IMF भी इतना स्मार्ट नहीं था और वो इतना निटी ग्रिटी में नहीं जाते थे। स्मार्ट तो वो पहले भी थे, लेकिन वो आप पे ट्रस्ट करते थे और इतना ज़्यादा निटी ग्रिटी में नहीं जाते थे, वो ब्रॉडर लाइन में बात करते थे। अब जब आप ब्रॉडर लाइन में किसी के साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और उसको उसके अंदर निटी ग्रिटी में खुद डिसीजन लेने की आज़ादी होती है, तो उसमें हम गेम प्ले कर जाते थे। वो एक अलग बात थी। लेकिन वज़ीर आज़म लेवल पर आप एग्रीमेंट को ही उठाकर अब IMF ने उसको माइन्यूटली जब चीज़ों को देखना शुरू कर दिया और वो उसकी निटी ग्रिटी में जाने लगे और माइक्रो मैनेजमेंट में IMF जब जाने लगा, तो अब उसको जब आपने क्लास टू क्लास एक चीज़ उन्होंने प्रॉपर डिफाइन कर दी है, और उसको फिर अब आप, जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी पेट्रोल की कीमत आप इतनी बढ़ाएंगे, डीजल की इतनी बढ़ाएंगे, ठीक है ना, ये निटिग्रिटी में जाने की बात है, माइक्रो मैनेजमेंट की बात है, गैस की इतनी, तो उसमें जो है जब हमने वो बढ़ाने की बजाय जब हम घटा देंगे 10 रुपये लीटर और बिजली के 5 रुपये यूनिट कम कर देंगे, तो इसका मतलब है कि हमने क्लियर कट उसकी ना सिर्फ वायलेशन की बल्कि उनकी तौहीन की, बल्कि हमने कहा कि जाओ जो होता है कर लो, सब्सिडी भी दे दी। तो ये जो सिचुएशन है ये ज़ाहिर है कि बड़ी फेटर और बड़ी खतरनाक है। एग्रीकल्चर और अच्छा जी, अब एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं, देखें एग्रीकल्चर एक तो टैक्स है, ठीक है, और एक उसके ऊपर रियल एस्टेट पे टैक्स है जो IMF की ख्वाहिश है। अच्छा, अब यहाँ पे IMF ने थोड़ा सा आपको लिवरेज और कुशन वो दिया हुआ है। उन्होंने आपको ये कहा है कि अपनी इनकम बढ़ाएं, ये एक टर्म उन्होंने यूज़ किया है। अब इनकम बढ़ाने को अगर हम फर्दर डिफाइन करते हैं तो इनकम हमारी जो इस वक्त कम है, या जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमारे जैसी नेशंस जो करती हैं, हमारा जो रोकूंगा सर, IMF ने आपसे, क्योंकि सुनने वाले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इकोनॉमी के स्टूडेंट नहीं होते हैं, तो जाहिर है उनको बड़ा क्लियर कट आना चाहिए। आया IMF ने इनसे कहा है कि ये प्लान दो रियल एस्टेट्स और इसको कि किस तरीके से आप इस पर टैक्स लगाएंगे, या उन्होंने इनकम के लिए कहा है उसमें ये एरिया कवर होता है? जो उन्होंने जो एग्रीमेंट अब हुआ है साइन, उसमें उन्होंने कहा है कि इनकम बढ़ाएं। अच्छा, ये नहीं कहा है कि जी ये नहीं कहा टैक्स पे। अच्छा, अब जब आप इनकम बढ़ाने का प्लान मांगते हैं किसी से, तो इनकम बढ़ाने का प्लान क्या है? आम जो आसान प्लान है वो तो ये है कि जो पुराने टैक्स पेयर हैं उन्हीं के गर्दन पे उन पे टैक्स बढ़ा दो, ये तो आसान प्लान है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो इसका जेन्युइन प्लान है वो क्या है? अब IMF कहता है कि भाई ये तो आपने टैक्स वैक्स बढ़ा के, जो उन्होंने भी उसमें बढ़ा दिया था 400 अरब रुपए के टैक्स बजट में, तो वो तो हो गया ये शॉर्ट टर्म प्लान। लेकिन रियल टर्म प्लान क्या है? वो ये है, अब इस यहाँ पे IMF फिर आता है, वो कहता है कि जी वो आप जो है एग्रीकल्चर पे लगाएं। तो कहा है ना सर उसने अपने एग्रीमेंट में, तो उसने लिखा है, एग्रीमेंट में नहीं लिखा, एग्रीमेंट में जो लिखा है, एग्रीमेंट में लिखा है कि इनकम बढ़ाएं। अच्छा, अब यहाँ अच्छा, एग्रीमेंट में ये नहीं है कि अच्छा किसी ने कहा कि एग्रीमेंट में ये लिखा है कि जो आपके नॉन टैक्स्ड सेक्टर्स हैं उनको टैक्स करें, इनकम बढ़ाएं। अच्छा, अब उसमें बात क्या है कि हमारा इनकम का डेफिसिट कितना है? वो है 4000 अरब रुपए, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारा जो टैक्सेशन होनी चाहिए, इनकम टैक्स जो होना चाहिए, वो 4000 अरब रुपए होना चाहिए। 4000 अरब रुपए हम कम ले रहे हैं, यानी हमारा 13000 अरब रुपए का टैक्स का टारगेट होना चाहिए, जो कि हमारा 9400 अरब रुपए है, जो कि पूरा नहीं होगा मेरे ख्याल में। तो होना कितना चाहिए? 13000 अरब रुपए।
यहाँ पे जो 4,000 अरब रुपए का गैप है, तो IMF ने फिर वो शोबे आपको सजेस्ट किए हैं कि जी अब आप जो है रियल एस्टेट पे भी टैक्स लगाएं, आप एग्रीकल्चर पे भी टैक्स लगाएं, ताकि ये शोबे जो है, अच्छा इसमें जब आप किसी को टैक्स से एग्जेम्प्ट करते हैं तो फिर जो टैक्स चोरी का होता है ना, वो उस तरफ से एक ढलान शुरू हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा सर, कुछ लोग कहते हैं, जाहिर लेमन बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि ज़राअत पे अगर टैक्स लगाया तो ये जो बड़े लोग बैठे हुए हैं इनका कोई नुकसान नहीं होगा, इन्होंने तो हमारी जेब से निकालना है। हाँ, इसमें एक मुगालता है, इसमें एक मुगालता, सेल्स टैक्स जो होता है वो पास ऑन होता है कस्टमर या कंज्यूमर को, वेयर जो इनकम टैक्स जिसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है वो मेरी आपकी इनकम से ड्राइव किया जाता है, वो पास ऑन नहीं होता। तो इसीलिए दुनिया भर में जो चीज टैक्स जिसको कहा जाता है रियल सेंस में, वो डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स को कहा जाता है। तो हम जो कह रहे हैं या IMF जो कह रहा है वो ये कह रहा है ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाने से मुराद क्या है कि ज़राअत की इनकम पे जो ओनर होगा उसके, उस पे सेल्स टैक्स की बात नहीं हो रही, ज़राअत की इनकम पे टैक्स पे बात हो रही है। तो अब किसी ज़राअत की इनकम पे टैक्स फर्ज कीजिए ये है कि जी मैं 25 रुपए कल देता था, यानी देते ही नहीं हूँ, अब 25 रुपए दूंगा तो मैं उस प्रोडक्ट के जरिए वो पैसा निकालूंगा और अपना मसला हल कर लूंगा, क्या ऐसा तो नहीं है? नहीं, बात यह है कि आपकी जो भी इनकम होगी, जो आपकी इनकम होगी उसमें से आपको उसमें होगा, आपकी कॉस्ट पे टैक्स नहीं होगा। तो इसका मतलब है बराह रास्त वो लोग पकड़े जाएंगे जो कल तक टैक्स नहीं दे रहे थे और सारा पैसा जेब में रख रहे थे। इसी तरीके से हमारा जो मार्केटें हैं, इसमें जो हमारे होलसेलर हैं, डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ट्रेडर्स जितने ट्रेडर्स जो हैं ये टैक्स नहीं देते, या देते हैं तो बहुत कम देते हैं, या उनका ख्याल ये है कि हम जो उसमें नॉन फाइलर की उसमें एक कैटेगरी है, तो नॉन फाइलर की सतह पे जो हम टैक्स देते हैं तो हम तो टैक्स दे रहे हैं, या हम जो सेल्स टैक्स देते हैं वो तो हम दे रहे हैं। असल में सेल्स टैक्स जितना मैंने इसाक डार साहब से पूछा था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया था, मैंने कहा भाई आप जो लेते हैं ये टैक्स, उसमें आप बेचारे ये बिजनेसमैन और ये जो लोग दे रहे होते हैं उनसे ले रहे होते हैं, ये जो सरकारी आप ट्रेडर से नहीं लेते, आप सर्विसेज सेक्टर में नहीं लेते, आप ज़राअत तो घूम गए, उन्होंने बात ही घुमा दी। अच्छा, एक आप थोड़ी सी अहम भाई, एक मिनट, एक और अहम बात बड़ी हम लोग मिस कर गए आपके पहले वाले क्वेश्चन में, वो ज़राअत पे चूँकि अब बात आई है तो अब कर लेते हैं उसको। बात यह है कि ये जो SIFC है, ये इस गवर्नमेंट का बड़ा कारनामा है। अच्छा जी, जब हम इस गवर्नमेंट की पहले बात कर रहे थे, ये क्या है सर? तो ये आम लोगों को बताएं। ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, अच्छा ठीक है, जिसमें अब कल उन्होंने एक नया काम ये किया है कि बाई लॉ यानी कानून में तरमीम करके जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको भी SIFC के साथ शामिल कर दिया है। तो इस तरीके से उसको एक फॉर्मल शक्ल दे दी है। इसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और इसमें आर्मी चीफ भी मौजूद हैं और इसमें दूसरे स्टेट चारों सूबे भी मौजूद। तो ये जो इन्होंने एक SIFC का इनिशिएटिव लिया है, ये एक ब्रांड न्यू इनिशिएटिव है, और इसके तहत आपके मुल्क में तकरीबन 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी, बैरूनी सरमायाकारी वो होने की तवक्को है। और अब इसमें क्या होगा, कल ही सऊदी अरब के जो सफ़ीर हैं उन्होंने भी बयान दिया और उन्होंने एक कॉलम भी लिखा है उसमें, और उसमें उनका कहना ये है कि जी हम एक 8 अरब डॉलर का सॉवरन फंड बना रहे हैं पाकिस्तान के लिए, जिसमें कतर है, सऊदी अरब है, UAE है। ये बिल के पाकिस्तान के जो ये बीमार इदारे हैं जो 800 अरब रुपया पाकिस्तान का चूस जाते हैं, इन इदारों की प्राइवेटाइजेशन के लिए और इनकी अपग्रेडेशन के लिए हम ये एक सॉवरन फंड बना रहे हैं। तो एक तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा इसको हाईलाइट करते थे कि ये बीमार कौम, तो उस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, कल ही प्राइम मिनिस्टर ने गवादर में जो स्पीच की है तो उसमें उन्होंने लोगों को ये कहा है कि भाई आप सोलर लगाएं, जब आप सोलर लगाएंगे तो ग्रिड का खर्चा बच जाएगा और उससे चोरी भी नहीं होगी। ये बातें मैं आपने प्रोग्राम में करते रहे, मैं इसके ऊपर आपसे पूछूंगा, और खास तौर पे सोलर के लिए कि ये जो इंपोर्ट उन्होंने फ्री किए उससे क्या फायदा होगा। आपने तो बड़ा एक प्लान दिया था कि जनाब वो हम इससे 10,000 मेगावाट बिजली बना सकते हैं। मैं इस पे आगे आपके पास आऊंगा। और एक और चीज पूछूंगा कि आर्मी चीफ और वजीर आजम ग्रीन इस्लाहात यानी ज़राअत की तरफ गए हैं, तो वो किस हद तक इफेक्टिव होगी? उसका नाम उन्होंने दिया है मईशत समारोह। मईशत समारोह।
तो क्योंकि आर्मी चीफ तो बार बार ये पहला आर्मी चीफ है जो ये बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान को हम माशी तौर पर आप 17 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर आइटम में इस वक्त, ठीक है। अब 17 और आप एक वो कंट्री भी है एग्रीकल्चर कंट्री, और 17 अरब डॉलर की जो आप इंपोर्ट करते हैं उसमें 4 अरब डॉलर का आप पाम ऑयल मंगाते हैं, 2 अरब डॉलर की 17 अरब इधर करते हैं, 24-25 अरब उधर करते हैं जो आपकी एनर्जी सेक्टर है। आपने बताया। मैं एक छोटे से ब्रेक पे जाऊंगा और फिर आपके पास ये सवाल लेके आता हूँ। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। अहमद चुनैनी साहब, आप क्या कहते हैं? जिसमें एससीसीपी का नुमाइंदा भी है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी है, स्टेट बैंक का भी है, कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं, कंसर्न सेक्रेटरीज हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और आर्मी चीफ शामिल है और उनके नुमाइंदे भी शामिल हैं। देखिए, ये एक काम पाकिस्तान में हुआ है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। जो काम आपका 1 साल में नहीं होता था वो मैं समझता हूँ कि 1 महीने के अंदर हो जाएगा। जहाँ एजेंडा क्या है सर? मैं आपको बताऊँ, जहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती थी उसकी फैसिलिटेशन कोई नहीं थी, वो धक्के खाता फिरता था, हर जगह वो जाता था और वो कहीं स्टेट बैंक की बात आ जाती थी, कहीं एससीसीपी का मसला आ जाता था, कहीं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के इश्यूज आ जाते थे। यहाँ सारे इश्यूज अंडर वन अम्ब्रेला हल होंगे और सब बैठे हुए होंगे एक साथ। जो पहले ये बात आती थी कि जब इन्वेस्टर पाकिस्तान में आता है तो कंसर्न मिनिस्ट्री कहती है कि हमारा क्या, तो अब हमारा क्या वाली बात कहीं मौजूद नहीं रहेगी। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया है। दूसरी बड़ी बात जो हुई है वो मतलब जाहिद साहब ने पाकिस्तान ये अचीवमेंट है। पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव की हम बात करते हैं, जो आप मईशत बढ़ाओ की बात करते हैं। ये पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव वो है जिसके तहत पंजाब में लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो रेंटल लीज पे दी गई है, परमानेंट नहीं दी गई। और रेंटल लीज पर यह पाबंद किया गया है कि आप इतने स्पेसिफिक पीरियड में वहाँ पर ज़रूरी शोबे में जो है वो कोई चीज़ लगाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है और पाकिस्तान ज़राअत के मामले में बहुत ज़्यादा खुद कफील भी हो जाएगा। तीसरी अहम बात जो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो 5 कंट्रीज़ के साथ बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात की है, जिसमें रशिया है, ईरान है, चाइना है, अफ़गानिस्तान है और काज़ाकिस्तान है और उसके रास्ते दूसरी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी पाकिस्तान में न सिर्फ स्मगलिंग को रोकेगा बल्कि पाकिस्तान में जो लीगल ट्रेड है उसमें एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। जहां हम बात कर रहे थे ज़राअत पर एग्रीकल्चर टैक्स की और साथ साथ हम बात कर रहे थे रियल एस्टेट पे, एक सर्कुलर कल आया है जो FBR का सर्कुलर नंबर 2 कहलाता है, जिसकी डेट 26 जुलाई है। और इस सर्कुलर को अगर आप देखें तो उसमें टैक्स पेयर्स पे बेतहाशा मुसीबतें डाल दी गई हैं और उसमें रियल एस्टेट को भी शामिल किया गया है। और रियल एस्टेट को ये कहा गया है कि बजाय इसके कि साल के आखिर में आप टर्नओवर पे टैक्स देंगे, आप 4 किस्तों में टैक्स देंगे और प्रिजम्पटिव की बुनियाद पे दे देंगे और आखिर में जाके आप एडजस्टमेंट की बात करेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ कि जो आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं, लेट्स से आप 10 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग बना रहे हैं, तो 10 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग में जो साल भर में इसकी तरक्की होनी चाहिए थी या बनना चाहिए था, उसका प्रोपोर्शनेट टर्नओवर 4 किस्तों में आप दे देंगे और उसका एक स्पेसिफाइड रेट होगा और ये रेट जो है वो FBR जो है वो सर्कुलेट करेगा। मैं समझता हूँ कि यहाँ जो काम हुआ है जिसमें इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को भी जो है NCCPL के शेयर ट्रांजैक्शन पर, शेयर होल्डिंग पर भी और इसके बाद और दूसरी आइटम्स पे जहाँ पे उन्होंने टैक्सेस की जो है वो पैराडाइम एक शिफ्ट कर दिया है। मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ह्यू एंड क्राई आएगा तमाम बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, क्योंकि कल ये आया है और अभी तक इसको टैक्स के माहिरीन स्टडी कर रहे हैं, बिजनेस सर्कल्स में ये जाएगा, तो इसके बाद इस पर एक बहुत बड़ी आवाज़ बुलंद होगी। क्योंकि अगले 4 दिन छुट्टी है, कोई किसी को नहीं मिलेगा और फिर मंडे से ये काम होगा और मंडे के बाद मैं समझता हूँ वो आखिरी हफ्ता होगा इस करंट गवर्नमेंट का, तो फिर ये इस पे कोई पेशरफ नहीं होगी। लेकिन सर हमने इसहाक डार साहब का ये स्टेटमेंट भी सुना है कि ज़राअत पे हम टैक्स नहीं लगा रहे हैं, नहीं लगाएंगे, और हम रियल एस्टेट पे टैक्स नहीं लगा रहे हैं और नहीं लगाएंगे। फिर ये सर्कुलर इस बात की नफ़ी करता है, अगर आप इसको गौर से पढ़ें, ये एक लेटेस्ट बात है जो आई है। और इसके बाद ज़राअत पे जब हम टैक्स की बात करते हैं तो देखिए ज़राअत अनटैक्स क्यों है। ज़राअत में छोटे छोटे पूरे पाकिस्तान में जो अपना किसान हैं वो अपना माल बेचते हैं बड़े आड़तियों को, सारा कैश ट्रांजैक्शन है, आड़ती जो है वो फिर बाज़ार में बेचते हैं या मिलों को बेचते हैं, अगर शुगर है या अपना कॉटन है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो किस तरह उसको मैनेज करना, किस तरह उसको
टैक्स रजीम में लाना, Undocumented है। ये अनडॉक्यूमेंटेड ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ। डॉक्यूमेंट कैसे करना, इसको जो है वो ज़राअत के ऊपर जो है वो बहस चल रही है। और ज़ाहिर है जब ये काम करने जाएंगे तो वो एक ज़माने में आपने देखा था कि किसान मार्च हुआ था जो इस्लामाबाद तक पहुंचा था, तो उसका भी एक फियर जो है वो गवर्नमेंट को मौजूद होता है। मैं समझता हूँ सही कह रहे हैं जाहिद साहब कि जी जो भी ज़राअत का टैक्स होगा वो ओनर जो जितना कमाएगा उसके ऊपर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंड होल्डिंग तो आज भी टैक्स तो है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लैंड होल्डिंग। मैं तो अर्निंग की बात कर रहा हूँ सर, वो बेचारा मर रहा है किसान और आप जो है वो उसको कन्वर्ट करना है कि किस तरह जो है वो अपनी आपकी इनकम पे किया जाए। और मैं समझता हूँ कि उसका एक वर्केबल सोल्यूशन पाकिस्तान गवर्नमेंट को निकालना पड़ेगा। सर इस गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट क्यों नहीं किया इकोनॉमी को? देखिए इस गवर्नमेंट ने जरूरत है सर, आप गवर्नमेंट को 13-14 महीने के अंदर जहां हर तरफ से जूते पड़ रहे हों, जहां हर तरफ से जो है वो एक आवाज़ आ रही हो, इसहाक डार साहब को आज से 1 महीने पहले तक जितनी तो इस डॉक्यूमेंटेशन से आप समझते हैं कि जूतों में इजाफा हो जाता है? बहुत चीज़ें हो सकती थी, लेकिन चूंकि कितनी देर लगती है सर डॉक्यूमेंटेशन मौजूदा हुकूमत के लिए? देखिए एक कानून साजी जो इन्होंने अपने लिए इस्लाहात पे भी कर ली, जो इन्होंने अपने लिए नैब में भी कर ली, जो इन्होंने प्रैक्टिकल प्रोसीजर तरामीम पे भी कर ली, कल उन्होंने वो जो निगरान हुकूमत को इख्तियार देना उस पर भी कर ली, तो हर जगह तो वो कानून साजी कर रहे हैं। और ये सब फायदा पॉलिटिशियन को है, इससे फायदा आवाम को नहीं है। तो मुझे ये बताइए डॉक्यूमेंटेशन भी तो मुल्क की बेहतरीन मफाद में है या नहीं है? देखिए आप जब बात करते हैं कि पॉलिटिशियंस, तो पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस कितने 500,000 बहुत मैक्सिमम हो गए तो, लेकिन यहाँ 25 करोड़ की आवाम है और 25 करोड़ की आवाम के लिए डॉक्यूमेंटेशन करना बगैर आवाम को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, और जहाँ आप समझते हैं आवाम 98% डॉक्यूमेंटेशन पे मना करेगी क्योंकि इससे पैसा जाहिर होगा ना सर? देखिए आज भी अगर आप सच्ची बात करें, सच कहें, तो पाकिस्तान की 60% से ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। हमारे पास ब्लैक इकोनॉमी है। हम जब इस डॉक्यूमेंटेड की बात कर रहे हैं सर, मैं इधर आता हूँ, जल्दी से बताइए क्या डॉक्यूमेंटेशन में क्या? एक छोटी सी बात मेरी और समझ लें कि पाकिस्तान में जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं और इन्फ्लेशन के लिए इंटरेस्ट रेट को हम बढ़ाने की बात करते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि मैं इस पॉइंट से कभी भी एग्री नहीं करता। ये उन जगहों पे काबिल अमल है जहां 90-95 डॉक्यूमेंटेशन पे आइए सर, डॉक्यूमेंटेशन से क्या प्रॉब्लम है? हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और हम ये समझते होना चाहिए पूरी दुनिया में सर। क्या ये पता नहीं हो कि पैसा कहाँ आ रहा है, कितना? इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आता हूँ जनाब, एक तो मुझे जरा सोलर पे आपने बताना है सर कि इसका फायदा होगा जो इन्होंने खोला है इंपोर्ट। ये दूसरा मुझे ये बताइएगा ये डॉक्यूमेंटेशन पे तीसरी चीज जो मैं पूछना चाहता हूँ सर, ये डॉलर को पकड़ के रखा हुआ है या वाकई ये खुल चुका है? और इतने ही है क्योंकि इंपोर्ट वाला मैटर भी है, एक्सपोर्ट वाला मैटर भी है सर, ठीक है ना, और आगे उसके और भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या कहते हैं सर आप? देखिए सोलर का जहाँ तक ताल्लुक है तो सोलर तो एक आज जिंदा हकीकत है दुनिया में, तो ये बिल्कुल काबिल तस्लीम यानी तस्लीम शुदा हकीकत है। पाकिस्तान में भी अब ये एक हकीकत बन चुका है। इस वक्त पाकिस्तान में जो सोलर है वो तकरीबन 6% है टोटल हमारी रिक्वायरमेंट का, यानी हमारी जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो 20-22 हज़ार मेगावाट की होती है, तो इसका मतलब है हम 1200 मेगावाट पर डे हम सोलर बना रहे हैं, जबकि दुनिया में इसका जो रेट है वो तकरीबन 26% है। तो अब बात यह है कि अगर हमारी इस इंपोर्ट को जो फ्री किया है इसका फायदा होगा लोगों को जब इनको लगाएंगे सोलर, तो उसमें उनको कॉस्टिंग में उनकी कमी आएगी सर? मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। बात यह है कि अब गवर्नमेंट ने जो कुछ स्टेप्स लिए हैं इसमें, इन्होंने इसके जो पार्ट्स आते हैं, जो सामान आता है, उसको इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दिया है, तो डेफिनेटली ये होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि इसमें सब्सिडाइज्ड होना चाहिए। मैं ये भी कहता हूँ कि इसमें जो मार्कअप है, यानी मैंने अगर अपने घर या अपनी फैक्ट्री में अगर लगाना है तो उसके लिए मुझे अगर इनसे लोन लेना पड़े बैंक से तो वो भी इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए, जबकि इस वक्त उसमें मेरी मालूमात के मुताबिक तकरीबन 6% है। वैसे तो 22% है, लेकिन इसमें सब्सिडाइज्ड ही है, 6 है। लेकिन मैं कहता हूं कि इसमें बल्कि आपको इंसेंटिवाइज करना चाहिए और इसमें आपको इंटरेस्ट फ्री देना चाहिए, ताकि जितना जल्दी और जितना क्विकली लोग इसको लगाएंगे उतना ही आपका जो बिल है, एनर्जी इंपोर्ट का बिल है, वो कम होगा। और एक एस्टिमेशन के मुताबिक जो हमने स्टडी भी करवाई है
उसके मुताबिक अगर हम यहाँ पे सोलर को लगा लें तकरीबन 8-10 हज़ार मेगावाट, तो 8-10 अरब डॉलर की हमारी, यानी 40% तक हम जा सकते हैं। 40% का मतलब ये है कि अगर हमने 20-22 हज़ार मेगावाट हमारी अगर रिक्वायरमेंट होती है गर्मियों में, तो 8,000 मेगावाट हम लगा सकते हैं और हम तकरीबन 8 अरब डॉलर की इंपोर्ट अपनी कम कर सकते हैं, जो कि इस वक्त तकरीबन 24-25 बिलियन डॉलर की हमारी इंपोर्ट होती है एनर्जी की। अगर हम ये कर लेंगे तो वो 15-16 बिलियन डॉलर रह जाएगी। और दूसरा उसका बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बिजली के शोबे में इस वक्त हमारा 600 अरब रुपए चोरी, लाइन लॉसेस वगैरह की शक्ल में है। तो जब मैंने छत पे बिजली लगाई हुई होगी और वो मेरे पास नीचे आ रही होगी, तो इसका मतलब है उसमें चोरी, यानी ग्रिड इन्वॉल्व कम से कम होगा। जब ग्रिड कम से कम इन्वॉल्व होगा तो उसमें लाइन लॉसेस भी आपके कम हो जाएंगे और दूसरी चीज़ें भी कम हो जाएंगी। तीसरा फैक्टर जो बिजली के शोबे में, फिर IMF की बात आती है, उन्होंने ये कहा कि बिजली के शोबे में आप इस्लाहात करें। अब एक चीज़ होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म। इस्लाहात अगर आप करेंगे तो ये आपके बिल में, इस वक्त जो बिल आपका रेट बढ़ गया है, इसमें 71% जो है वो कैपेसिटी चार्जेस हैं। कैपेसिटी चार्जेस का मतलब ये है कि गर्मियों में आपको 22,000 मेगावाट चाहिए बिजली, सर्दियों में 9,000 चाहिए। तो ये 9 और 22,000 का जो तफावत है, तो इसका मतलब है कि आपको जो फैक्ट्रियां लगानी है, बिजली के कारखाने लगाने हैं, वो लगाने हैं जो कम से कम 22-25 हज़ार मेगावाट बनाएं, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रख। तो अब आप जो है कारखाने जो आपने लगाए हैं उसके ऊपर आप पेमेंट जो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट चार्जेस वगैरह वगैरह वगैरह, वो आप कर रहे हैं 25,000 मेगावाट के हवाले से खरीद रहे हैं, या आप यूज़ कर रहे हैं वो 9,000 मेगावाट कर रहे हैं जो सीज़न के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि आपको कॉस्ट तो पूरी देनी पड़ेगी। अब उसको किस तरीके से करें? उसको इस तरीके से करें कि अगर हमारा बिजली का निज़ाम रिलायबल हो जाए, यानी बिजली बार बार जाए ना इंडस्ट्री के लिए, तो फिर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन उसमें अगर हम बढ़ाएंगे तो वो जो हमारी अनयूटिलाइज्ड तकरीबन 12-13 हज़ार मेगावाट बिजली है वो उधर यूज़ होना शुरू हो जाएगी। तो फिर जब वो प्रॉपर यूज़ होना शुरू हो जाएगी तो जो कैपेसिटी पेमेंट हम आम आदमी से लेते हैं, आवाम से, वो उधर की बजाय वो इंडस्ट्री में शिफ्ट हो जाएगी और इस तरीके से हमारी बिजली की कॉस्ट जो है कम हो जाएगी। इस वक्त हम दुनिया की महंगी तरीन बिजली बना रहे हैं, कर रहे हैं सर। और कितना दे रहे हैं सर? 25 अरब। एक किस चीज़ का? मसलन ये जो एनर्जी में हमारा जो IPPs और ये इंपोर्ट के हवाले से जो, जी, ये हर साल तकरीबन इसमें 150-200 अरब रुपए हर साल इसमें इजाफा हो रहा है और इस वक्त हमको 1600 अरब रुपया, 1600 अरब, जी हाँ, 1600 अरब रुपया इस मद में हम पे कर रहे हैं। अगले साल ये हम 1800। अगर सोलर हर घर में आ जाए तो सर कितना हम सेव कर लेंगे? तकरीबन 8 अरब डॉलर, 8 अरब डॉलर हम उसमें सेव कर लेंगे। तो ये मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे दस्तरस में हैं। ये हमने ही इस चीज को उठा के इधर रखना है और इस चीज को उठा के इधर रखना में तो है, लेकिन दस्तरस में तो डॉक्यूमेंटेशन पे क्यों नहीं करते? अच्छा, अब डॉक्यूमेंटेशन पे बात कर लें। डॉक्यूमेंटेशन का अभी आपने अहमद साहब से जो सवाल किया था, उन्होंने आपको सही कोशिश की एक्सप्लेन करने की, आपने उन्हें टाइम नहीं दिया। बात यह है कि एक तो चीज़ यह है कि हमने असम्बली में एक लॉ पास कर दिया। जैसे सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जी अगले 2 महीने के बाद जो है पाकिस्तान में जो दफ्तरी ज़बान है वो उर्दू होगी, ये उनका ऑर्डर है और उस ऑर्डर की वायलेशन हो रही है, इम्प्लीमेंट नहीं। तो इसी तरीके से इम्प्लीमेंट कौन कराएगा सर? इसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन का ऑर्डर मौजूद है, तो फिर हर शख्स ने जो भी खरीदो फरोख्त करनी है उसकी बिल काटना है, कैश मेमो काटना है, तो और उसमें शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी है। मसला क्यों है कि हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेशन? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि हमने ये ऑर्डर मौजूद है कि हमने जो भी खरीदो फरोख्त करनी है उसमें शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी है। लेकिन अब मैं आपसे कोई चीज़ खरीदता हूँ, मैंने आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी है, मैं आपको देता हूँ फाटा के शनाख्ती कार्ड की कॉपी मैं आपको देता हूँ, आप अपने साथ लगा लेते हैं उसको कि जी आपने कानून की तकमील कर दी। जी, तो अब फाटा जाके, मैं कराची का एम्प्लॉई, मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं कराची का, मेरे तो नेशनल, इसका मतलब ये है कि एक आदमी की कई ID कार्ड होते हैं। नहीं, फाटा के किसी की लेके मैं आ जाऊंगा, पंजगूर की लेके आ जाऊंगा। उससे क्या होता है सर? क्रोम एजेंसी की लेके आ जाऊंगा सर, वहां से लाए तो फिर आपको ये शो करना पड़ेगा कि आप इसके ये एम्प्लॉई हैं या नहीं है, ओनर हैं या नहीं। आपने जो चीज फरोख्त की है वो मियां जाहिद हुसैन को फरोख्त नहीं की, बल्कि वो फाटा के किसी बंदे को फरोख्त की है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि फाटा में FBR की एक्सेस नहीं है। ठीक, वहाँ वो जाके उनका ऑडिट नहीं कर सकते, वहाँ वो जाके उनसे टैक्स नहीं ले सकते। तो इस तरीके से वो सारा सिस्टम आपका जो है उसमें हमने एक होल
क्रिएट कर दिया और उस होल की वजह से लोग सिस्टम में नहीं, और भी बहुत सारे लूप होल्स हैं इसमें जिसकी वजह से लोग सिस्टम में आते क्या हैं। डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए सर? हाँ, मैं तो इस पे मैं तो ये कह रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन के लिए कानून भी बने हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर उस तरीके से मौसर फैसिलिटेट करना चाहिए, मौसर तरीके से मॉनिटर करना चाहिए, ये तो है ना सर। अब बात यह है कि इसके लिए आपको एक डिजिटल इकॉनमी बनानी होगी। जब तक आप देखिए दुनिया के दूसरे मुल्क क्या करते हैं, हम कोई आज थोड़ा नया व्हील थोड़ी इन्वेंट कर रहे हैं। ये दुनिया में ऑलरेडी ये चीज़ें आज से 50 साल पहले इन्वेंट हो चुकी हैं। जो मुल्क डिजिटल इकॉनमी पे गए हैं वो मुल्क जो है वो टैक्स चोरी से निजात पा चुके हैं। हम अगर यहाँ पे हर चीज़ के लिए एक डिजिटल इकॉनमी, डिजिटल अकाउंटिंग सिस्टम, डिजिटल सारी चीज़ें अगर हम, ये नहीं ऑटोमेशन, क्या कबात, जब हम उस चीज़ को ले आएंगे, उसको एनफोर्स कर देंगे, उसमें फिर कुछ पिलफरेज हैं, कुछ उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। एक मलगूबा है कि उसमें जब वो वेस्टेड इंटरेस्ट आते हैं, आपको पता है जो मैं आपसे जब ये कहता हूँ कि 4000 अरब रुपए की हमारे यहाँ टैक्स एवेजन है, ठीक, तो साथ में उसमें टैक्स करप्शन भी है। टैक्स एवेजन जो होती है वो टैक्स करप्शन के बगैर नहीं होती। जी मेरी गुफ्तगू चल रही है नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे आपने कहा खुद है इम्प्लीमेंट करना है, अभी आपने डिजिटल इसकी अकाउंटिंग की उसकी बात की है, तो उसमें हुकूमत के लिए क्या प्रॉब्लम है? फ़र्ज़ कीजिए मैं इसाकदार हूँ और ये अगर मुझे करना है और ये मुल्क के फ़ायदे के लिए है, तो हमें मेरी ख़बात वही पार्लियामेंट में बैठे हुए जागीरदार वडेरे और जो पार्टीज़ में जो इंटरेस्ट है बड़े लोगों का, वो रोकता है? नहीं, वो उन्होंने तो लॉ बना दिया ना। वो जो जागीरदार या वडेरे तो रोकता कौन है सर? ब्यूरोक्रेसी रोकती है सर। उन्होंने लॉ बना दिया है, ठीक है, रोकता कौन है सर? अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं और आप टैक्स देना नहीं चाहते अवाम होने की हैसियत से, ठीक, यानी गवर्नमेंट ने तो लॉ बना दिया, वडेरों ने लॉ बना दिया। सर अगर बहुत से लोग नहीं देना चाहते, फर्ज कीजिए ना, फर्ज कीजिए सर, मैं एक छोटी सी बात है, मैं नहीं चाहता कि जी मैं ये टैक्स दूं या मैं ये नहीं चाहता फला चीज़ दूं, तो गवर्नमेंट तो मुझसे लेती है सर। पूरी दुनिया में ऐसा लोग चाहेंगे कि ना दे। फर्ज कीजिए सर। साहब इसमें एक बात मैं आपको बताऊं, जब ये बात हो रही थी, मैं इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूँ, देखिए हमारे मुल्क में 40-50 लाख से ज़्यादा टैक्स पेयर्स नहीं है। हम जो कानून बनाते हैं वो इन्हीं 40-50 लाख के लिए बनाते हैं और 25 करोड़ की आवाम यहाँ मौजूद है। तो हमें ये फैसला करना है कि इन 40-50 लाख को छोड़ के बाकी 24.5 करोड़ जो हैं टैक्स बेस, उनको भी तो टैक्स बेस में लेकर आए। फाइलर और नॉन फाइलर का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि जब हम फाइलर और नॉन फाइलर की बात करते हैं तो दुनिया में कहीं ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि फाइलर और नॉन फाइलर अलग अलग ट्रीट होते हैं। यहाँ हर चीज़ जो है वो 6 करोड़ की गाड़ी में फिर रहा है नॉन फाइलर, और नॉन फाइलर जो है उसकी कैटेगरी बना दी है। यहाँ पे तो ये हो गया है कि नॉन फाइलर जो है वो कम टैक्स देता है, फाइलर को 7E की बुनियाद पर जो है वो टैक्स में, चाहे उसके पास कुछ भी है, वो हर साल उसको टैक्स देना है। और नॉन फाइलर का इतलाक, नॉन फाइलर पर 7E का इतलाक नहीं होता। तो नॉन फाइलर जो है पाकिस्तान में तादाद सर 24.5 करोड़ जो लोग हैं वो मज़े में हैं और 50-60 लाख जो टैक्स पेयर्स हैं वही टैक्स देते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सैलरीड क्लास जो है वो हमेशा अंडर प्रेशर आता है कि सैलरीड क्लास का कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत बड़ा है इस 7,500 की कलेक्शन के अंदर। पाकिस्तान में जब टैक्स कलेक्शन की बात होती है तो बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त हमने नया टारगेट बनाया 9,400 और साथ में 2-2.5 हज़ार हमारे दूसरे आ जाते हैं तो 11,500। ये नया आप, सॉरी यहाँ पे रोकूंगा, नया आप बनाते हैं, फर्ज कीजिए आप है 7,000 का, आप बनाते हैं कि आइंदा साल हम 9,000 लेंगे, लेकिन ये 9,000 भी तो उन्हीं से लेते हैं ना जो आपका जो ऑलरेडी टैक्स है, उन्हीं को लेते हैं। सेक्टर पे आप नहीं ले रहे हैं, ट्रेडिंग पे आप नहीं ले रहे हैं और एग्रीकल्चर पे नहीं ले रहे हैं, उन्हीं को टैक्स आपने बढ़ा दिया, तो फिर आपने नॉन फाइलर का टैक्स बढ़ा दिया, तो फिर और नॉन फाइलर को टैक्स बढ़ाकर उसको किसी किस्म की जो है वो स्क्रूटिनी से एग्जाम कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये सर किसकी खराबी है? देखिए ये सिस्टम की खराबी है। सिस्टम की क्या, सिस्टम कौन बनाता है सर? सिस्टम लॉन्ग टर्म
सिस्टम जो गवर्नमेंट नहीं, आएगी वो बनाएगी। हाँ, तो सर ऐसा नहीं होगा। 76 साल में आपने एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगाया है, ये तो आपने सालों साल की खराबी है, लगाया, आपने ट्रेडिंग पे नहीं लगाया, आपने डॉक्यूमेंटेशन, ये कहते हैं कि जी फिर कानून तो फिर भी है, इम्प्लीमेंट नहीं होता, मॉनिटरिंग नहीं होती, सालों साल तो की ये सर किसकी खराबी है? हुकूमत की है ना। इसका मतलब है हुकूमत का विल नहीं है, क्यों नहीं मानते हैं सर? देखिए नहीं हुकूमत हमेशा ये इस बात पे बात करती है, इस पे सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, लेकिन अमल दरामद की बात नहीं होती। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि नई गवर्नमेंट जो भी आएगी, साहब ने ऐलान कर दिया सर एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगेगा, रियल एस्टेट पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, आपका बहुत सारे मानते क्यों नहीं है? यही लोग हैं जिनके पैसे से आप इलेक्शन बहुत सारे पॉलिटिकल ऐलानात और ये पॉलिटिकल ऐलानात जो हैं वो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल ऐलानात तो सर ऐलानात के साथ, सॉरी सर, उसके बाद ये साथ इश्यूज भी हैं। मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, पैसे आप देते हैं सर, माजरत के साथ मैं आपके मफादात के खिलाफ कैसे जाऊंगा? यहाँ तो सर वेस्टर्न इंटरेस्ट की बात करते हैं, यहाँ तो पर्सनल इंटरेस्ट भी है, लेकिन तो कैसे लगेगा? इसाक डार साहब का जो अनाउंसमेंट अभी आपको एक न्यूज दें सर जी, 3 अरब डॉलर था समथिंग कम सूद के ऊपर पिछली गवर्नमेंट ने जो है वो क्या नाम 60 लोगों को जो दिया है रिलीज 2-3% पे, वो चला गया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, जहां पे हैं जनाब वो बड़ा नामी गिरामी एक बड़ा ईमानदार आदमी है, नाम में नूर आलम है, नूर आलम। सर कल मेरे प्रोग्राम में ये डिस्क्लोज हुआ है कि नूर आलम पे इतना प्रेशर आया है कि वो ये कहता है कि पूरी कमेटी इस केस को नैब में भेजने के खिलाफ है, और जिसकी बुनियाद पे वो उस जैसा इसकी मैं वजह देखिए ये टर्फ और एलटीडीएफ की बात थी, और टर्फ और एलटीडीएफ में जो है जो एक लॉन्ग टर्म लोन दिया गया, जिसमें ये 17-18 साल का लोन था, जिसमें 7 साल तक कोई सर गलत है ना। देखिए बात यह है कि ये कोविड के जमाने में दिया गया था, तो और ये क्रॉस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को दिया गया था, ये सिर्फ एक्सपोर्टर को नहीं दिया गया था। तो अगर खराबी नहीं है तो जाने देना, उसका बहुत ही ब्लेटेंट मिसयूज भी हुआ है जो हमारी नॉलेज। मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर खराबी नहीं है, जायज है, तो इन्वेस्टिगेटिव इदारे को जाने देना। थोड़ा सा ये बोले, फिर मुझे एक इंपॉर्टेंट सवाल करना है। देखें ये बिल्कुल गुमराहकुन बात है, ये उस वक्त ये पैसे दिए गए बिल्कुल जेन्युइनली दिए गए, और वो उसका क्राइटेरिया क्या था? उसका क्राइटेरिया ये था कि इसमें इमीडिएट एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जा सकती है, ठीक। और उसके लिए जो हमारे आजमूदा कार बिजनेसमैन थे, सनतकार थे, जिनका ऑलरेडी एक्सपोर्ट में काम था, हिस्ट्री थी, और कामयाब बिजनेसमैन थे, चाहे वो एक्सपोर्टर थे या नहीं थे, लेकिन कामयाब बिजनेसमैन थे, तो ताकि लोगों को रोजगार मिले, तो ये पैसे उन लोगों को दिए गए। डर काहे का सर? सुन तो लें, तो ये पैसे उन लोगों को दिए गए, और उसके नतीजे में आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट होती थी वो 22-23 अरब डॉलर होती थी, वो 22-23 अरब डॉलर की बजाय आपकी एक्सपोर्ट हो गई 30 अरब डॉलर। 6 अरब डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट जो बढ़ी वो उसी इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़ी कि आपने अप टू द मार्क इंडस्ट्री लगाई। उसके बाद आपने यहाँ पे ये मोबाइल बड़ा फायदा, मैं इस पर टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि फिर डर काहे का? अगर जायज है और हमने आपको इस आपने कम करके हमें दिया है, तो फिर जाने दें नैब में सर, वहां पर शोर मचाया हुआ है सर, नूर आलम को ऊपर गन तार दिया है, खबरदार नैब में नहीं जाएगा। नहीं, आज हमारा आपका प्रोग्राम हो रहा है, इसको भी नैब में जाने नहीं, बिल्कुल जाए तो क्या है सर, हमारी आपकी खराबी क्या है? अगर नैब हमसे कुछ सीख ले तो मैं मियां साहब की बात से एग्री नहीं करता ना सर। इससे इसकी वजह से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, क्योंकि उसका इफेक्ट आ गया सर। अब आप देखिए ना, यही डिस्प्यूट आ गया सर, उसका इफेक्ट जो है वो अब आना चाहिए था, जो नजर नहीं आया। अब मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक डिस्प्यूट आ गया, डिस्प्यूट को उठा के मैं सर रिकॉर्ड छोड़े, मैं सर रिकॉर्ड का फैसला नैब को करने देना, जाने देना। अब मैं आता हूँ सर इंपॉर्टेंट, केयर टेकर वजीर आजम सर, केयर टेकर वजीर आजम कौन आ रहा है इख्तियारात के साथ? देखें जी, वक्त खत्म हो जाता है कुछ, मैं फिर उनके पास जाऊंगा। देखें जी, केयर टेकर वजीर आजम जो भी आएगा, मैं आपको बता दूं कि वो कंटिन्यूटी में आएगा। ये जो हुकूमत है, जो इसने काम किए हैं, इन कामों को कंसोलिडेट भी करना है, IMF को गारंटी वो तो सर इख्तियार दे दिए ना। हाँ, अब मैं भी आऊंगा तो सर मैं इसको लेके चलूंगा। तो कंसोलिडेशन तो सर आएगा कौन? थोड़ा सा आप तो बड़े बाखबर आदमी बता। जो भी बंदा आएगा बड़ा हाई फाई बंदा आएगा, कौन होगा सर? वेल परफॉर्मर होगा, वेल डूअर होगा, उसका एक ट्रैक सर हमने तो नाम जो चल रहे हैं वो तो बड़े खतर, तभी तो मैंने कहा जो नाम चल रहे हैं उसमें मैंने कहा कल्लू कसाई भी आ सकते हैं, पट्टे खान भी आ सकते हैं, और जनाब अल्लाह दित्ता भी। मेरा बस चले, देखें मेरा बस चले
तो मैं इसहाक डार साहब को बना दूं दोबारा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, अच्छा। अगर मेरा बस चले। तो आप नहीं चाहते कि इसहाक डार साहब अगली मखलूत हुकूमत में 5 साल वजीर खजाना आए? अगर अच्छा बंदा है तो उसको आने देना, क्यों तो नहीं आने अगले देते? के लिए नहीं कर रहे हैं आप, उनको सिर्फ 3 महीने के लिए लाना नहीं, चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अगले में भी उसका कोई ना कोई हल 3 निकाला महीना जाए। ये, अगले 5 साल वो, और फिर अगले 5 साल अच्छे वो। अच्छे लोग अगर हों पाकिस्तान में इसके अलावा इसहाक डार के अलावा नहीं है कोई। अब ये देखे ना, फिर ये तो मैं आइए गलत सर, बहस में केयर चले टेकर, जाते हैं। बिल्कुल आपकी तरफ आता हूँ। देखिए बात बिल्कुल ठीक है, जो इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को कंटिन्यूटी में लेके जाए, और जो एक वो तो मैं भी ले caretaker जाऊंगा सर, आप मुझे caretaker बना का दें। आप आप बन आ जाए सर, आप कोई भी आ भी सकता लेके है। जाएंगे, कोई भी आ सकता है। और राइस साहब को बना दें। दूसरी ये आपने सेनेट में देखा जो अमेंडमेंट्स हुई केयरटेकर के हवाले से, तो जाहिर है उनके जहन में, जो मौजूदा हुकूमत है उनके जहन में है कि केयरटेकर से ये काम लेना है, और जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स हैं उनके लिए उसको बातचीत बिल्कुल का सही है इख्तियार सर, दिया जाए। जो तो जो इसमें कोई आएगा दो राय उसको नहीं दे है। दिया है सर। बिल्कुल। मसला ये है कि क्या बहरे, लूले, लंगड़े, रिटायर्ड कौन आए, रिटायर्ड जजेस आए, रिटायर्ड हम बहरे, लूले, लंगड़े को तो खुदा ना खास्ता रिकमेंड भी नहीं करेंगे। पॉलिटिशियंस आए, मीडिया पर्सन आए, बिजनेसमैन आए, या जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनका जेनेटिक प्रॉब्लम है, जिनकी मेंटल लेवल खत्म हो चुका है, जिनका केयरटेकर का काम का क्राइटेरिया मसला जो है, जिनको सोचने की सलाहियत नहीं है, या एक्टिव एनर्जेटिक काम करने वाला कोई आदमी। केयरटेकर का क्राइटेरिया यही है कि वो जो है नॉन पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो जी, वो जो क्राइटेरिया जानिबदार नहीं, क्राइटेरिया और तो है। गैर जानिबदार तरीके से जो है वो इलेक्शन कराए। और कौन हो सकता है गैर जानिबदार? कौन हो देखिए सकता बहुत है? सारे अच्छे लोग क्या हैं टेक्नोक्रेट की बात करते हैं, या पाकिस्तान में बहुत सारे अच्छे सर लोग तो हैं, यार हम किसी अच्छे को तो पूरा underestimate नहीं कर पाकिस्तान सकते। है, सिर्फ 2% मराठी याफ्ता लोग जो है वो खराब है, जिन्होंने सब पे कब्जा किया हुआ है, पार्लियामेंट पे, जुडिशरी पे, फौज पे, सब पे कब्जा डॉक्टर किया। साहब, मैं आपको अहमद साहब का माइंड में घुस के एक नाम बताता हूं। नाम बताएं सर आप। इनके माइंड में जो होगा, जो आप बता रहे हैं, वो एकेडी होंगे, अकील एकेडी साहब को बना दे सर। देखिए मैं किसी के नाम ना लेना चाहता हूँ, ना लूंगा, ना मैं किसी को प्रेडिक्ट कर सकता मैंने रीड किया है। हूँ। बात यह है कि मौलाना तारिक जमील को बना दे सर। ये वो शख्स आएगा जो 3 महीने में तसलसल का भी सर वो ख्याल सब रखे, करेंगे, और इसके बाद जो है वो हुकूमत हैंड ओवर कर दे। सर वो करेंगे, लेकिन मैं तो नाम मौलाना तारिक जमील को कर दे सर। बड़े वो आदमी है, वो इधर उधर नाम पर ना जाए, हम किसी नाम पर ना जाए, हम किसी अच्छी शख्सियत के ऊपर जाए, और इंशाल्लाह आप ये कहते हैं कि बासलाहियत हो, अहल हो, एक्सपीरियंस्ड हो और एनर्जेटिक हो, ठीक है, ये रिटायर्ड लोगों का उनका काम पाकिस्तान के हर शोबे में, अहम तरीन शोबे में जो ये बैठ जाते हैं आके दोबारा, और यंगस्टर और एनर्जेटिक लोगों का हक मारते हैं, ये ज्यादती है सर। मानते हैं सर? जी मैं बिल्कुल मानता हूं। अच्छे लोग आने चाहिए जो पाकिस्तान के लिए काम कर सकें। हर आदमी अच्छा कहता है। देखिए मियां नवाज शरीफ कहते हैं मैं अच्छा हूं, जरदारी साहब कहते हैं मैं अच्छा हूं, परवेज मुशर्रफ कहते हैं मैं अच्छा हूं, इमरान खान कहते हैं मैं अच्छा हूं। हम किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन क्राइटेरिया वही है कि नॉन पॉलिटिकल आ जाए, नॉन पॉलिटिकल आ जाए, कोई इशू नहीं है। तो नॉन पॉलिटिकल कहाँ से हो? टेक्नोक्रेट से हो, रिटायर्ड जनरल हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, रिटायर्ड क्या कहते हैं जजेस हो, या आपके मीडिया से हो, कहाँ हो सर? देखिए ये काम तो मौजूदा गवर्नमेंट का है कि वो आपस में कंसेंसस से ऐसा नाम लेकर आए। देखें, लेकिन कैटेगरी तो बता दें आखिरी कौन सी कैटेगरी में कोई भी आ सकता है, हम ये नहीं कहते। देखिए बात ये, जब आप डूअर और डिलीवरर की बात करते हैं और एक पॉलिटिकल स्लॉट की बात करते हैं कि उस पॉलिटिकल स्लॉट के ऊपर डूअर और डिलीवरर होना चाहिए, तो उसमें देखें बात यह है कि उसकी कहीं ना कहीं से वाबस्तगी तो जरूर होगी। असल में इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का तो काम, सर इलेक्शन मसला नहीं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना उसका काम है। और जो आपको वजीर आजम चाहिए उसका काम है स्टेट को चलाना। तो जब स्टेट को चलाना है और एक सियासी स्लॉट को चलाना है, तो मैं ये समझता हूँ एक पॉलिटिकल फिगर होना चाहिए जिसका एक्सपीरियंस हो, जो डूअर हो और जो डिलीवरर हो। उसमें आपने नाम पूछे, मैं 2 नाम दे देता हूँ। एक तो मैंने कहा मेरा बस चले तो मैं इसहाक डार साहब को बनाऊं, दूसरा अगर मेरा बस चले तो मैं शीरी रहमान को बनाऊं। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, आप दोनों का नाम आ चुका है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।